वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन आर्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मूर्ति कला और वास्तुकला के बारे में। उसका पार्ट 1 हो गया था। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पार्ट 2 थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था वो उत्तर की जो नागर शैली होती है उसके बारे में कवर किया था। इस लेक्चर में हम आज थोड़ा पश्चिम और पूर्वी जो मंदिर है उनकी कला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पश्चिम भारत, गुजरात और राजस्थान सहित भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में और कभी कभी पश्चिम मध्य प्रदेशों में शैलीगत रूप से विस्तार योग्य मंदिरों में किसी भी व्यापक तरीके से यहाँ शामिल करने के लिए बहुत सारे हैं। तो मतलब कि जो पश्चिमी भारत में कौन कौन से मंदिर आते हैं, गुजरात और राजस्थान, और थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश का एरिया है उसमें भी कुछ शैलीगत रूप से मंदिर आते हैं। मंदिरों का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर रंग और प्रकार में होता है, जबकि बलुआ पत्थर सबसे आम है। यानी कि अब जो पश्चिम भारत का गुजरात और राजस्थान के जो मंदिर हैं वो बेसिकली बलुआ पत्थर से बनी है। 10वीं से 12वीं शताब्दी की मंदिर की कुछ मूर्तियों में भूरे से काले रंग का बेसाल्ट देखा जा सकता है। तो ये भी एक पत्थर का प्रकार है। कौन सा? भूरे से काले रंग का बेसाल्ट। सबसे विपुल और प्रसिद्ध है हेरफेर करने योग्य नरम सफेद संगमरमर। हेरफेर करने से मतलब है इसको आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जो माउंट आबू में 10वीं या 12वीं शताब्दी के कुछ जैन मंदिरों और रनकपुर में 15वीं शताब्दी के मंदिरों में भी देखा जाता है। माउंट आबू में कौन सा फेमस मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और रनकपुर में 15वीं शताब्दी के मंदिर में भी देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में गुजरात में समाला जी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो समाला जी है वो कहाँ की शैली? तो वो गुजरात की शैली है, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पहली कलात्मक परंपराएं गुप्तोत्तर शैली के साथ कैसे मिश्रित हुई और मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली का जन्म दिया गया। तो यानी कि ये शैली किसके साथ मिक्स की गई? गुप्तोत्तर शैली के साथ इसको मिक्स किया गया। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रे शीट से बनी मूर्तियां मिली हैं, जो 6वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की हो सकती है, जबकि इनके अंश पर बहस होती है। यानी कि इनकी जो अंश है तो बहस होती है, लेकिन शैली के आधार पर इनकी तिथि की स्थापना की जाती है। तो यानी इनकी शैली के आधार पर ही हम डिस्कस करते हैं कि जो मंदिर है कि किस सदी के होंगे, क्योंकि पत्थरों का जो अंश है इनके उस पर तो आज भी बहस होती है। मोढेरा में सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी की शुरुआत का है और 1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा यह बनाया गया था। तो यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला जो मैं सर्किल करूं तो यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बनेगा कि सूर्य का मंदिर कहां पर है? तो मोढेरा गुजरात के अंदर है। ये कौन सी शताब्दी का है? कि 11वीं शताब्दी का है। और ये कौन सी इसमें बना था? ये 1126 ईस्वी में बना था। किसने बनवाया था? सोलंकी राजवंश के जो भीमदेव प्रथम थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। 1025 में फेमस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया के अंदर, जो महमूद गजनवी ने गुजरात का सोमनाथ का जो टेम्पल था वो 1025 में ही लूटा था। तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। उसके एक साल बाद मोढेरा के अंदर सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने जो ये सूर्य का मंदिर है गुजरात वाला, मोढेरा वाला बनवाया था। इसके सामने सूर्य कुंड नामक एक विशाल आयताकार कदम वाला टैंक है, जो आप भी डायग्राम में देख रहे होंगे। ये क्या है? इसके सामने जो है ये विशाल आयताकार वाला टैंक है। तालाब, नदी जैसे जल निकाय से पवित्र वास्तुकला की निकटता प्राचीन काल से देखी गई है। तो इसमें क्या है? सूर्य कुंड है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सूर्य मंदिर दिया गया है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक के वे कई मंदिरों का हिस्सा बन गए थे। 100 वर्ग मीटर यह आयताकार तालाब शायद भारत का सबसे भव्य मंदिर तालाब है। टैंक के अंदर की सीढ़ियों के बीच में 108 लघु मंदिरों का उकेरा गया है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि तालाब के बीच में ये कितने मंदिरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 108 लघु मंदिरों को उकेरा गया है। एक विशाल सजावटी मेहराब, तोरण भी है, तोरण मतलब कि गेट, सभा मंडप भी है इसकी की ओर ले जाता है, जो सभी तरफ खुला हुआ है। तो यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि तालाब के पास कितने मंदिर बने हुए हैं? तो 108 लघु मंदिर बने हुए हैं, जैसा कि पश्चिम और मध्य भारतीय मंदिरों में उस समय का फैशन था। तो जो आपके सामने ये स्लाइड है, यहीं से ही आपके आई थिंक 5-6 क्वेश्चन पूरे फ्रेम हो जाएंगे।
सूर्य का मंदिर गुजरात में कहां पर है? मोढेरा में। ये कब बना था? 2026 में बना था। किस वंश में बनवाया था? सोलंकी राजवंश ने। किस शासक ने बनवाया था? भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। और ये तालाब के पास कितने मंदिरों को उकेरा गया है? तो 108 लघु मंदिरों को उकेरा गया है। गुजरात की लकड़ी पर नक्काशी की परंपरा का प्रभाव भव्य नक्काशी और मूर्ति कला के काम में स्पष्ट है। हालांकि केंद्रीय छोटे मंदिरों की दीवारें नक्काशी से रहित हैं और मंदिर के पूर्व की ओर होने के कारण इसे सादा छोड़ा दिया गया है। हर साल विषुवत के समय सूर्य सीधे इस केंद्रीय मंदिर पर चमकता है, इसी कारण ही इसका नाम सूर्य मंदिर रखा गया है। तो जब ये हर साल विषुवत आता है तो उसमें क्या होता है? जो सूरज होता है वो सीधे इस मंदिर पर चमकता है, इसीलिए इसको सूर्य मंदिर कहा जाता है। पूर्वी भारत। पूर्वी भारतीय मंदिरों में उत्तर पूर्वी बंगाल और उड़ीसा में पाए जाने वाले मंदिर शामिल हैं। इन तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक ने अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया। उत्तर पूर्व और बंगाल में वास्तुकला के इतिहास का अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि उन क्षेत्रों में कई प्राचीन इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया था और अब जो बचे हैं वे बाद में उन स्थलों पर ईंट या कंक्रीट के मंदिर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि टेराकोटा निर्माण का मुख्य माध्यम था। तो जो पूर्वी भारत के मंदिर है उसका जो मेन आधार था क्या था? टेराकोटा। और 7वीं शताब्दी तक बंगाल में बौद्ध और हिंदू देवताओं को चित्रित करने वाली पट्टिकाओं को ढालने के लिए भी किया गया। असम और बंगाल में बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली हैं जो उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय स्कूलों के विकास को दर्शाती है। असम तेजपुर के पास दापरवतिया से एक पुरानी 6वीं शताब्दी की गढ़ी हुई चौखट और असम में तिनसुकिया के पास रंगोरा टी स्टेट से एक अन्य मूर्तियां उस क्षेत्र में गुप्त मूर्तियों के आयात की गवाही देता है। जो आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये सिंह सागर मंदिर है आसाम का। ये गुप्तोत्तर शैली क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक जारी रही। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफी डीप बन सकता है पीटीटी एग्जाम के लिए कि जो ये पूर्वी आसाम में गुप्तोत्तर शैली कौन सी शताब्दी में थी? तो ये 10वीं शताब्दी में थी। और तेजपुर के पास दापवर्तिया से एक पुरानी 6वीं शताब्दी गढ़ी हुई चौखट और असम में तिनसुकिया के पास एक रंगोरा टी स्टेट से अन्य मूर्तियां मिली है। तेजपुर की एक फेमस चीज भी अभी इसको जीआई टैग मिला है, वो क्या है? तेजपुर की लीची, यानी कि तेजपुर की लीची को जीआई टैग भी मिला है अभी। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक असम में एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली विकसित हुई। ऊपरी बर्मा से ताई के प्रवास के साथ आने वाली शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली के साथ मिश्रित हुई। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये ऊपरी बर्मा यानी कि जो फिलहाल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जो उसकी शैली थी बंगाल की शैली, कौन सी शैली के साथ वो मिक्स हुई? तो वो पाल शैली के साथ मिक्स हुई और बाद में गुवाहाटी और उसके आसपास अहोम शैली के रूप में उसको जाने लगा। तो बाद में उसको क्या जाने लगा? अहोम शैली के नाम पर जाने लगा, जो कि इसका असम का पुराना नाम होता था। एक वहां पर देवी कामाख्या का जो फेमस मंदिर है, एक शक्तिपीठ है, देवी कामाख्या को समर्पित है, वो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो ये आसाम में कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। जो ये कामाख्या मंदिर है ये स्पेशली लेडीज के लिए, लेडीज यानी कि लेडीज को डेडिकेटेड एक मंदिर है। बंगाल 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान मूर्तियों की शैली बांग्लादेश सहित और बिहार को पाल शैली के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम उस समय के शासक वंश के नाम पर रखा गया था। तो जो ये बंगाल और बिहार और जो आपका ये वर्तमान बांग्लादेश है, 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच जो इनकी शैली थी वो कौन सा नाम जाती थी? पाल शैली के नाम पर जाती थी। और जो पाल डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो गोपाल था, जिसका नाम उस समय के शासक वंश के नाम पर रखा गया था। जबकि मध्य 11वीं से मध्य तक की शैली 13वीं शताब्दी का नाम सेन राजाओं के नाम पर रखा गया। तो 9वीं से 11वीं होगी पाल शैली और 11वीं से लेकर 13वीं कितनी हो गई? ये हो गई आपकी सेन, यानी कि सेन का संस्थापक कौन था? सामंत सेन ने सेन डायनेस्टी का संस्थापक था और पाल का गोपाल था। जबकि पालों को कई बौद्ध मठस्थलों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उस क्षेत्र के तय मंदिरों को स्थानीय बंगाल शैली को व्यक्त करने के लिए जाना जाता था। कौन शैली जाना जाता था? बंगाल शैली को। और जो पाल है किसके संरक्षक थे? ये बौद्ध मठ के संरक्षक थे। किसके थे? ये बौद्ध मठों के ये संरक्षक थे।
तो 9वीं से 11वीं जो बंगाल और बिहार वाली शैली थी, इसको पाल शैली के नाम पे जाता था। पाल शैली की जो पाल डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो कौन था? वो गोपाल था। जबकि 11वीं और 13वीं शताब्दी जो है वो सेन राजाओं के नाम पर जानी जाती है, जो कि सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। जबकि पालों को बौद्ध मठ का कहा जाता है, उनको संरक्षक माना जाता है और इन मंदिरों में वंगा शैली को व्यक्त करने के लिए इनको जाना जाता है। उदाहरण के लिए बर्दवान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक बड़ा अमालका द्वारा ताज पहनाया गया एक लंबा घुमावदार शिखर दिखाता है। जो आपने ये लास्ट में फोटो में आपने जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये ताराकोटा का टेम्पल है विष्णुपुर, जो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, शिवा का मंदिर है। और एक ये बर्दवान जिले के बराकर में कौन सी है? ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये पूछा जा सकता है कि सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? तो ये बर्दवान जिले के बराकर में है। एक बड़ा अमालका द्वारा ताज पहनाया गया एक लंबा घुमावदार शिखर दिखाता है और यह प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों के समान है। यह मूल रूप सदियों के बीतने के साथ ऊंचा होता जाता है। पुरुलिया जिले के तेलकोपी में 9वीं से 12वीं शताब्दी के कई मंदिर स्थित हैं। जब क्षेत्र में बांध बनाए गए तो वे जलमग्न हो गए थे। कहने का मतलब ये है कि जो पुल बिहार ये बंगाल में जो पुरुलिया जिले के तेलकुपी में 9वीं से 12वीं शताब्दी के कई मंदिर स्थित हैं। जब क्षेत्र में बांध बनाए गए तो वे क्या हो गए? वो जलमग्न हो गए। यह क्षेत्र में प्रचलित स्थापत्य शैली के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से थे, जो उन सभी ज्ञात उप प्रकारों के बारे में जागरूकता दिखाते थे जो शेष उत्तर भारत में प्रचलित थे। हालांकि पुरुलिया जिले में कई मंदिर अभी भी जीवित हैं जो इस अवधि के दिनांकित किए जा सकते हैं। इन मंदिरों को काले से भूरे रंग के बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थर के खंभे और धनुषाकार निशानों ने गौड़ और पांड्या में शुरुआती बंगाल सल्तनत की इमारतों को प्रभावित किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पुरुलिया जिले में जो तेलकुपी के मंदिर थे वो किस कारण डूब गए? वो बांध के कारण जलमग्न हो गए। लेकिन कुछ मंदिर आज भी जीवित हैं। उनमें कौन से पत्थर पाए जाते हैं? तो उसमें काले से भूरे रंग के बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थर के खंभे और धनुषाकार निशानों ने गौड़ और पांड्या शुरुआती बंगाल सल्तनत की इमारतों को बहुत प्रभावित किया है। बंगाल की कई स्थानीय भाषा निर्माण परंपराओं ने भी उस क्षेत्र के मंदिरों की शैली को प्रभावित किया। इनमें से सबसे प्रमुख बंगाली झोपड़ी की बांस की छत घुमावदार या ढलान वाले हिस्से का आकार था। यह सुविधा अंततः मुगल इमारतों में भी अपनाई गई और इसे पूरे उत्तर भारत में बंगला छत के रूप में जाना जाता है। मुगल काल में और बाद में बंगाल और बांग्लादेश में एक अनूठी शैली में टेराकोटा ईंट के मंदिरों का निर्माण किया गया था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये टेराकोटा का मंदिर है जो ये विष्णुपुर में है। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो बंगाल और बांग्लादेश में कौन सी शैली अपनाई गई थी? टेराकोटा ईंटों के मंदिर का निर्माण होने लगा था और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बंगला छत के नाम से जाना जाता है जब ये मुगलों द्वारा इमारतों में अपनाई गई। यानी कि बंगाली झोपड़ी की बांस की छत के घुमावदार या ढलान वाले हिस्से का आकार होता था। तो ये बंगाल छत आप आई थिंक समझ गए होंगे कहां से आई है। और टेराकोटा की ईंट के मंदिर जो बंगाल शैली में यूज किए जाते थे, जिसमें बांस की झोपड़ियों में देखे जाने वाले लेकल बिल्डिंग टैक्सिस के तत्व थे जो पाल काल की याद दिलाते हुए पुराने रूप और मेहराबों के रूप के साथ थे और गुम्बद जो इस्लामी वास्तुकला से लिए गए हैं। जैसे कि ये विष्णुपुर, बांकुरा, बर्धमान और भीमभूमि में उसके आसपास व्यापक रूप से पाए जा सकते हैं। ज्यादातर 17वीं शताब्दी के हैं। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, तो ये क्या है? इसके अंदर ये बंगाल की छत है, इसमें मेहराब वगैरह सब है। तो ये टेराकोटा शैली के मंदिर है बंगाल के अंदर विष्णुपुर में, जो भगवान शिवा को डेडिकेटेड है। अब हम आते हैं उड़ीसा की तरफ, जो भी हमारे पूर्वी तट पर ही है, यानी कि जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं भारत का। जो आप ये मैप देखा होगा तो जो वाला तट क्या कहलाता है? ये कोरोमंडल तट कहलाता है। यहीं पर ही क्या है? उड़ीसा है। जो आप ये फोटो में जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, जिसमें हर साल जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती है। ये बंगाल खाड़ी से लगा हुआ है। इसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है। उड़ीसा के मंदिरों की मुख्य स्थापत्य विशेषताओं को 3 क्रमों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात रेखापीढ़ा, पिदाधुल और खाकरा। ये
क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएगा कि उड़ीसा की जो वर्गीकृत किसने अपनाया गया है, तो वो कौन है, वो है रेखापीठा, पीदादुल और खाकरा। अधिकांश मुख्य मंदिर स्थल भुवनेश्वर या प्राचीन सहित प्राचीन कलिंग आधुनिक पूरे जिले में स्थित है। त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क। तो ये कहाँ का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है, ये कलिंग आधुनिक पुरी जिले में स्थित है। भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क। उड़ीसा के मंदिर सामान्य रूप से नागर क्रम के भीतर एक अलग उप शैली का निर्माण करते हैं। यहाँ उड़ीसा में देउल नामक शिखर लगभग शीर्ष तक लंबवत है। यानी कि बेसिकली ये भी एक, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि ये नागर जो शैली होती है ये उसी क्रम का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो देउल नामक शिखर लगभग शीर्ष तक लंबवत होते हैं। यानी कि जो आप ये देख रहे थे ये शीर्ष तक ही लंबवत होते हैं, इसे बोलते हैं दाउल नामक। जब यह अचानक तेजी से अंदर की ओर झुकता है, ड्यूल्स हमेशा की तरह जगमोहन नामक मंडपों से पहले होते हैं। उड़ीसा के अंदर मुख्य मंदिर की जमीनी योजना लगभग हमेशा वर्गाकार होती है, जो अपने अधिरचना के ऊपरी भाग में मुकुट मस्तक में गोलाकार हो जाती है। इससे शिखर अपनी लंबाई में दिखने में लगभग बेलनाकार हो जाता है। डिब्बे और नीचे आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिरों के बाहरी हिस्से पर भव्य नक्काशी की जाती है। उड़ीसा के मंदिरों में आमतौर पर चार दीवारी होती है, जो कि बेसिकली नहीं होती थी किसमें, नागर शैली के मंदिरों में। कोणार्क में बंगाल की खाड़ी के तट पर 1240 के आसपास पत्थर में निर्मित सूर्य या सन मंदिर के राजसी खंडर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है वो कहां पर है, तो वो उड़ीसा के अंदर जो ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका शिखर एक विशाल निर्माण था, जिसके निर्माण बारे में कहा जाता है कि ये 70 मीटर तक पहुंच गया था, जो अपनी साइड के लिए बहुत भारी साबित हो गया और वो गिर गया। इसी यानी कि जो 70 मीटर तक उसका जो वो होता शीर्ष वो पहुंच गया था, जो मतलब जो उसका जो बैकग्राउंड उसका जो साइट थी वो उसके हिसाब से काफी भारी हो गया था। इस कारण क्या हुआ, वो गिर गया। 19वीं सदी में विशाल परिसर एक चतुर्भुज परिसर के भीतर है, जिसमें जगमोहन या नृत्य मंडप बच गया, जो कि अब पहुंच योग्य नहीं है। इसे हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा संलग्न स्थान कहा जाता है। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये सन टेम्पल है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये चक्र भी आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से भगवान सूर्य का ये चक्र है, जिसे 7 घोड़े मिलकर खींचते हैं। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार पर स्थित है। इसमें दीवारें व्यापक विस्तृत सजावटी नक्काशी से ढकी हुई है। इनमें 12 जोड़ी पहिए शामिल है। कितनी जोड़ी पहिए शामिल है, 12 जोड़ी पहिए शामिल है, जो तीलियों और हब से तराशे गए हैं, जो सूर्य देव के रथ के पहियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये रथ किसका है, भगवान सूर्य का है, जो पौराणिक कथाओं में 7 घोड़ों द्वारा संचालित रथ की सवारी करते हैं, जो यहाँ पर वे सीढ़ी पर गड़ा गया। इस प्रकार पूरा मंदिर एक विशाल जुलूस रथ जैसा दिखता है। दक्षिणी दीवारी पर हरे पत्थर से उकेरी गई सूर्य की एक विशाल मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी 3 छवियां थी। तो दक्षिण के दीवार पर कौन से पत्थर में है, हरे पत्थर से। किसकी मूर्ति है, सूर्य की मूर्ति है, यानी कि उकेरी गई है, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग पत्थरों से तराशा गया था, जो 3 मंदिरों की दीवारों पर रखी गई थी। प्रत्येक अलग अलग दिशाओं का सामना कर रही थी। चौथी दीवार में मंदिर का द्वार था, जहां से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी। अब आते हैं हम पहाड़ियों, यानी कि द हिल्स माउंटेन्स, यानी कि हमारे जो हिल्स मंदिरों पर आते हैं, जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में विकसित वास्तुकला का एक अनूठा रूप है। प्रमुख गंधार स्थलों में जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और उत्तरी पश्चिमी सीमा से कश्मीर की निकटता ने इस क्षेत्र को 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मजबूत गंधार प्रभाव दिया। यह गुप्त और उत्तर गुप्त परंपराओं के साथ मिश्रित होने लगा, जो इसे सारनाथ, मथुरा, यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से लाई गई थी। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षु अक्सर कश्मीर, गढ़वा, कुमाऊं और बनारस, नालंदा जैसे मैदानी इलाकों और यहाँ तक कि कांचीपुरम के दक्षिण में धार्मिक केंद्रों के बीच यात्रा करते थे। परिणाम स्वरूप बौद्ध और हिंद दोनों, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षु होते थे, वो क्या करते थे, वो कश्मीर, गढ़वा, कुमाऊं और बनारस, नालंदा जैसे मैदानी इलाकों और यहाँ तक कि कांचीपुरम यानी कि दक्षिण में भी वो यात्रा करते थे। परिणाम स्वरूप बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराएं आपस में मिलने लगी और पहाड़ियों में भी वो फैलने लगी। पहाड़ियों की छतों वाली लकड़ी की इमारतों का भी अपनी परंपरा थी, इसलिए पहाड़ियों में कई स्थानों पर
आप पाएंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिना शैली में बनाए गए हैं। तो यानी कि जो पहाड़ी के मंदिर है उसमें क्या है, मुख्य गर्भगृह, शिखर रेखा प्रसाद और लैटिना शैली में भी बनाए गए हैं। मंडप लकड़ी की वास्तुकला के पुराने रूप का है। कभी कभी मंदिर स्वयं एक शिवालय का आकार ले लेता है। वास्तुकला की दृष्टि से कश्मीर का करकोटा काल सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा काल? करकोटा काल सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक कौन सा मंदिर है? पेंडेथन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पेंडेथन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कश्मीर के अंदर कौन सा मंदिर है, तो वो पेंडेथन मंदिर है, जिसे 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मंदिर से जुड़ी एक पानी की टंकी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह मंदिर तालाब के बीच में बने एक चबूतरे पर बनाया गया है। यद्यपि कश्मीर में हिंदू और बौद्ध दोनों के अनुयायी हैं, यह मंदिर कश्मीर में हिंदू और बौद्ध का अनुयायी है। आप जब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो जो आप ये देख रहे हैं यही हमारा क्या है, यही हमारा पेंडेतन मंदिर है जो कराकोटा काल का है। यह एक हिंदू मंदिर है, संभवतः शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला लकड़ी की इमारतों की सदियों पुरानी कश्मीरी परंपरा के अनुरूप है। कश्मीर में बर्फीले हालात के कारण छत नुकीला है और धीरे धीरे बाहर की ओर झुकी हुई है। भारी नक्काशी के गुप्तोत्तर सौंदर्य से दूर जाते हुए मंदिर को माध्यम रूप से अलंकृत किया गया है। आधार पर हाथियों की एक पंक्ति और सजे हुए द्वार के एकमात्र अलंकरण हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कौन सा मंदिर है? पेंडेतन का मंदिर है जो कहां पर है? कश्मीर के अंदर भगवान शिव को समर्पित है। ये क्या आप देख रहे होंगे, बर्फीले हालात के कारण छत कैसी है? नुकीली है और धीरे धीरे बाहर की ओर क्या है, वो झुकी हुई है। भाई नक्काशी के गुप्तोत्तर सौंदर्य से दूर जाते हुए मंदिर को माध्यम रूप से अलंकृत किया गया है। आधार पर हाथियों की एक पंक्ति और सजे हुए द्वार के एकमात्र अलंकरण है। समाला जी के निष्कर्ष के तरह चंबा की मूर्तियां भी गुप्तोत्तर शैली के साथ स्थानीय परंपरा का समालेखन दिखाती है। समाला जी कहाँ मिला था हमें? हमें मिला था मोढेरा के सन टेम्पल में। लक्ष्मण देवी मंदिर में महिषासुर दर्मनी और नरसिम्हा की छवियां कश्मीर की धातु मूर्ति कला परंपरा के प्रभाव के प्रमाण है। या जो ग्रीन में जो आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा एक कि लक्ष्मण देवी मंदिर में महिषासुर मर्दिनी और नरसिम्हा की छवियां कश्मीर के धातु मूर्तिकला परंपरा के प्रभाव के प्रमाण है। तो महिषासुर मर्दिनी और नरसिम्हा की छवियां हमें कहां से मिली है? तो वो लक्ष्मण देवी मंदिर से मिली है कश्मीर में, जो धातु यानी कि जो धातु मूर्तिकला परंपरा के प्रभाव के प्रमाण है। छवियों का पीला रंग संभवतः जस्ता और तांबे के मिश्रण धातु के कारण होता है। यानी कि इसको पीला रंग किसके कारण है? वो जिंक और तांबे के यानी कॉपर के मिश्रण के कारण है, जो कश्मीर में छवियों को बनाने के लिए लोकप्रिय थे। इस मंदिर पर एक शिलालेख है जो 7वीं शताब्दी में रहा होगा। कुमायूं के मंदिर में से अल्मोड़ा के पास जागेश्वर और पिथौरागढ़ के पास चंपायत इस क्षेत्र में नगर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कुमायूं के पास हमें क्या मिला है? मंदिर कुमायूं मिले हैं। और अल्मोड़ा के पास क्या मिला है? जागेश्वर। और पिथौरागढ़ के पास चंपायत के इस क्षेत्र के नगर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये जो पश्चिम और पूर्वी और जो हमने आज डिस्कस किया है ये हिल मंदिर की यानी कि पहाड़ी मंदिरों के बारे में आपको ये कैसे लगे। और इसका पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें ए लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।